ओके, तो ये फॉर्मूला था बेसिकली लास्ट क्लास के लिए। अगर इवन होगा क्या है, देखो फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा को पहले आपको देखना पड़ेगा डाल के, है ना। अगर इवन आता है चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल हो, असिमेट्रिकल दैट मीन्स कि नॉन सिमेट्रिकल, उसको भी असिमेट्रिकल बोलेंगे। तो क्या होगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इवन तो ऑड आएगा ना, ऑड ऑड आने पे भी अगर सिमेट्रिकल है तब भी वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। नोटिस करिए, इवन में इतना ध्यान रख लो आप, अगर वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रखा गया चाहे इवन हो चाहे ओड हो तब भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? 360 थीटा माइनस 1 यूज करेंगे, ठीक है। जहां पे अनसिमेट्रिकल होगा फिर वहां सोचने वाली बात है। ऑड आया अनसिमेट्रिकल है तो ये यूज करेंगे। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या हमने फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या है कि क्वेश्चन क्या लिखा है कि नंबर ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करना है, जबकि दो मिरर के बीच में जो थीटा कितना है 60 डिग्री। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आप 360 अपॉन थीटा ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज अ 360 अपॉन थीटा, दैट इज 6, जो कि आपका इवन है ना। और इवन केस में चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल हो, तो दोनों केस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग? 360 थीटा माइनस 1, राइट, दोनों ही केस में। तो दैट इज एन कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 6 माइनस 1 दैट इज 5। 5 इमेजेस बनेंगी, ठीक है। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं है? बस ये जो लोग अभी आप फर्स्ट टाइम आए ना, तो बस इतना है कि ये क्वेश्चन क्या है कि दो प्लेन मिरर है, जो घर में शीशा देखते हैं हम लोग ना, प्लेन मिरर होता है। दोनों किसी एंगल पर रख देंगे और बीच में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर देंगे, है ना। तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनाएंगे दोनों मिलके? जस्ट लाइक कि आप नाई की दुकान पे गए, बार्बर शॉप में दोनों तरफ रखे होते हैं ना, लगे होते हैं, वॉल पे मिरर लगे होते हैं, मल्टीपल इमेज बनती है ना। तो उससे क्या है, अगर उसको यहाँ से देखेंगे कि कितने इमेज बन रही है, आपको आप काउंट कभी नहीं कर पाएंगे। कभी भी जब बार्बर शॉप पे जाते हो, पैरेलल लगी हुई है ना, तो कभी अपने नंबर ऑफ इमेज को काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट बनती है। क्यों? क्योंकि जब दोनों पैरेलल है दैट इज की थीटा कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। 360 0 मतलब इन्फिनिटी होता है। ओके, तो इससे आएगा। और एक और बात का ध्यान देना पड़ता है, दोनों एंगल पे तो है, बट वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मतलब बीच में तो होता है, सिमेट्रिकल है रखा हुआ है, दैट मीन्स कि एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब समझते हो आप लोग? मतलब कि जैसे मैंने बताया 60 डिग्री है दोनों में एंगल, तो 30 डिग्री एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर यहाँ पे रखा है तो मतलब वो सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से सेम लगेगा। और कहीं और रखा है अनसिमेट्रिकल होता है, तो उसकी अलग कंडीशन होती है। बट जब इवन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट, इवन आ जाता है, सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल हो, तो दोनों में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। और दूसरा क्या है, देखो अगर ऑड आ जाता है और असिमेट्रिकल है, तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1 नहीं लेंगे इसमें, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप करें, फर्स्ट करो करो इसको, क्वेश्चन फॉर्मूला पता है ना। अच्छा, कम कम साइड फॉर्मूला लिख देता हूँ जिसको नहीं याद अभी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला है। इस केस में सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये देखना होगा ये इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। करके देखो बेटा, हवा में नहीं बात करनी है, करके देखो कॉपी में प्रॉपर तरीके से। कॉपी पेन जब तक नहीं पेन नहीं चलाओगे तब तक आपसे क्वेश्चन गलत होंगे। ये पहले आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या आप निकालोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो भाई, पहले स्टेप में सबसे पहले क्या ही करना है, सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी ना। ये सुनो, जो भी वैल्यू फाइंड करोगे तो इवन ऑड देखोगे सेकंड, है ना। तो जैसे कि ये कितना आ रहा है, 360 अपॉन 120, दैट इज अ 3, जो कि आपका क्या है, ऑड है, ठीक है। अब ऑड के केस में सिमेट्रिकल रखा है असिमेट्रिकल रखा है, अब आपको ये देखना है। अगर सिमेट्रिकल रखा है, जैसे पहली केस है, सिमेट्रिकल रखा होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या हो जाता है फॉर्मूला, माने ये फॉर्मूला लगता है सिमेट्रिकल केस में, फर्स्ट केस में, दैट इज अगर ये 3 आया, 3 माइनस 1 दैट इज अ 2 इमेज बनेगी।
और दूसरा क्या, असिमेट्रिकल केस में क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला यही बन जाता है, नंबर ऑफ इमेज का 360, यही आंसर हो जाएगा, दैट इज अ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, 3 इमेज फॉर्म होंगी आपकी, क्लियर है ना ये, बस आपको वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, इवन है कि ऑड है। ओके, हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, अब देखिए कभी भी फ्रैक्शन में है, ये हो गया, आगे चले। फॉर एग्जाम्पल कभी आपका जो आ जाता है 360 थीटा, कोई फ्रैक्शन आ जाता है, जस्ट लाइक कि अगर हम थीटा 75 था ना लास्ट क्लास में, तो लेंगे तो यहाँ पे डालेंगे 360 अपॉन थीटा, कितना आता है ये 75, हाँ तो कितना आ जाएगा 4.8 आया ना, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है कि ना, तो जो भी नियर बाई आपका इंटीग्रल पार्ट होगा, क्या इंटीग्रल पार्ट मतलब जो एग्जैक्ट नियर वाला, दैट इज आपका कितना होगा 4 होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7.2 होगा तो माइनस कुछ नहीं, बस सीधा यही करना है, इसका इंटीग्रल पार्ट लिख देना आपको, 7.2 हुआ तो 7, क्योंकि हाफ इमेज का कोई मतलब नहीं है, 0.2 इमेज का मतलब नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे चले, अब बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, स्फीयर समझते हो आप लोग, 3D बॉडी है, तो आप इमेजिन करिए अभी कि एक स्फीयर है और वो अंदर से होलो है, खोखला हुआ है, उसको देखो, कभी कभी क्या बोलेंगे ये होलो है, ठीक है, होलो बोलेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और कभी कभी शेल बोल देंगे, क्या स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ये वाला शेल। ठीक है, तो किसी किसी भी 3D बॉडी के साथ, मैंने क्या बोला, किसी भी 3D बॉडी के साथ कभी शेल लग जाए, वर्ड है ना, दैट मीन्स के अंदर अंदर से क्या है, वो होलो है, खोखला है, जस्ट लाइक ये अगर बोल देंगे कि सिलेंड्रिकल शेल, दैट मीन्स कि सिलेंडर अंदर से खाली है, सॉलिड नहीं है, है ना, तो ऐसे ही स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अंदर से होलो होगा। अब जैसे कोई स्फेयर है, और ये किसका मान लीजिए, कांच का है, ग्लास का बना हुआ है, स्फेयर है, अब आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्लेन मिरर, जो घर में शीशा होता है, तो वो मिरर बनाया जाता है ना कुछ कोटिंग करके, नहीं नोटिस किया आप लोगों ने, पीछे की तरफ से कोटिंग की जाती है, सामने की तरफ से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या सिल्वर टाइप का होता है, और पीछे थोड़ा कभी कि आप देखते होंगे रेड टाइप का दिखाई देता होगा, देखा किसी ने, तो जो शीशा है घर में, घरों में जो होता है हमारे, एक कोटिंग होती है यहाँ पे, कोटिंग होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, ये होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये जो कोटिंग की जाती है इसकी वजह से रिफ्लेक्ट करता है ना, तो जो कोटिंग होती है, तो ऐसे ही ये तो था प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन मिरर बना इससे। अभी हम क्या बनाएंगे, क्योंकि स्पेयर से कट करेंगे और उसको कोट करेंगे एक फेस पे, चाहे सामने वाले मतलब दैट मीन्स के अंदर वाले फेस पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, या फिर बाहर वाले पे भी कर सकते हैं, ये सुनो, तो मतलब कि हम कट करेंगे और उस पर ऐसे कट करेंगे और किसी एक सरफेस से हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, सो दैट कि उसका अपोजिट फेस क्या करे, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे, एज अ मिरर काम करे, बट क्योंकि ये स्फेयर से कट किया गया है इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। क्लियर है, तो अगर मैंने ऐसे कट किया है इस तरीके से, अगर मैंने इस तरीके से कट किया है, तो मान लो ये पार्ट कट किया है और इधर से ये पार्ट कट कर लिया, कहीं से भी कर लो, और कोटिंग कहाँ मैंने किया है, इसके इंटरनल सरफेस पे किया है, और ये क्या आउटर सरफेस पे किया है ना, तो सिंपल सी बात ध्यान से देखेंगे, तो कोटिंग इधर हुई है, जिस तरफ कोटिंग होती है इसका अपोजिट साइड रिफ्लेक्टिंग होता है कि नहीं होता है, तो इसमें कौन सा साइड है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला है, इसमें कौन सा होगा, अगर मैं कट करके निकाल दे रहा हूँ, है ना, कोई रे आएगी तो ये वाला होगा, ये सुनो, तो ये वाला से जो सरफेस होगा ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
तो ये देखो क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड आउटवर्ड्स है ना, बाहर की तरफ कर्व है। और जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कैसा है, कर्व्ड इनवर्ड्स, है ना। तो इनका अलग अलग बस नाम दे दिया गया है। पहले वालों क्या कहते हैं, स्कूल में किसी को कराया है? इसको मैं अलग से कट करके दिखा, अब मैंने कट कर लिया, ठीक है, इस पार्ट को। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला। इसको भी कट करके अलग से दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना, सिंपल है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्या मिरर बोलते हैं। और ये क्या होता है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से रेज आएंगी, मैं रेज दिखा रहा हूँ तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, सिंपल सी बात, रेज आएगी तो रिफ्लेक्ट होंगी, तो उसको बस बना लो। थोड़ा फास्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये स्फेयर से कट किया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। कट करने के बाद इसमें कोटिंग की गई है। और कोटिंग किस चीज़ की होती है, इसको पता है, कौन से केमिकल की होती है, कौन से मटेरियल की होती है। जनरली जो होती है लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये कभी कभी रेड लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं। किसी को डाउट नहीं है कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे बोल रहे हैं हम लोग। आप सिंपल सी बात, अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो सामने जो घर में चम्मच होता है, हमारे स्पून होता है, तो जिससे खाना डालते हैं जिसके अंदर, बेसिकली वो कैसा है, कॉनकेव है ना। और उसका पूरी साइड वाला कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। अब मैं ऐसे जो कर रहा हूँ, ये ना डैश कर रहा हूँ ये लाइन, तो इसका मतलब कोटिंग हुई है ना। आपको ये समझ के रखना है स्टूडेंट। डन। डन। तो ये तो मैंने खुद बनाया, बाकी ये सिंपल चीज़ है, वही चीज़ है ना, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे कर दिया कोटिंग अंदर की तरफ, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, दैट इज कॉन्वेक्स हो गया, सिंपल सी बात है। अब ये क्या है, ये क्या है, इसके ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव हो गया। अब देखो जिस सेंटर से जिस स्फेयर से कट किया गया है, ध्यान दीजिएगा, जिस स्फेयर से कट किया गया है उसका सेंटर भी होगा, है ना। दैट इज यहाँ कहीं होगा सेंटर, ठीक है, उसको सी हम लोग कहेंगे। और सिंपल सी बात है, हर स्फेयर का कोई रेडियस होता है कि नहीं होता है, राइट। तो इसकी भी बात करेंगे, बस ऑब्जर्व करना। अब हम बात करेंगे, जैसे कि जो जो मैंने बोला यही चीज लिखी हुई है, कैपिटलाइज को कर देता हूँ। तो जिससे कट किया गया है, तो अलग अलग पॉइंट्स की बात करेंगे, अलग अलग टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आगे यूज होंगी, रे डायग्राम यूज होंगी, न्यूमेरिकल करेंगे, सारी चीजें यूज होंगी, इसका हम जिक्र करेंगे। जस्ट लाइक कि फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है ना, सारा एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल सी बात है, हमने अभी क्या किया था, जो भी चाहे कॉनकेव मिरर को कट किया है चाहे कॉन्वेक्स को, तो वो किसी मतलब इस स्पेस से कट किया गया कि नहीं किया गया है। तो जो हम तो कट किया, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो इसका सेंटर था स्फेयर का, जिससे हमने कट किया है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉरस्पॉन्डिंग स्फेरिकल मिरर का कहा जाएगा, कॉन्वेक्स या कॉन्वेकेव का कहा जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है यही चीज कि इट इज सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच मिरर इज कट और ऑब्टेन्ड, जहां से ऑब्टेन किया गया जिस पार्ट से, तो लिख लो आप लोग। तो कैसे दिखाते हैं, जनरली हम लोग कैपिटल सी से दिखाएंगे, ठीक है ना।
कोई डाउट तो नहीं किसी को? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर इज ऑब्टेन्ड और कट, राइट? डन। सिर्फ अभी पहला लिखना है आपको, दूसरा नहीं, सिर्फ पहला। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक लाइन लिखना है, जल्दी कर लिया करो। देखो ये जो लाइन लिखेंगे जस्ट नीचे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, है ना, ताकि आपको याद रहे। तो दूसरा मत लिखना, सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही डेफिनेशन लिखो, हो गया? तो उसके जस्ट नीचे आपको क्या डायग्राम बनाना है, जैसे कि कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉनकेव कैसा बनता है? ऐसे बनता है ना? ये सुनो, कोटिंग कहाँ करेंगे, लेफ्ट में या राइट में? दैट इज ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव बन गया, राइट? और सिंपल सी बात है, किसी स्फीयर से कट किया है ना हमने, तो अगर कभी कंफ्यूजन हो ऐसे देख, फिर से कट किया गया है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? जो इस स्फीयर का सेंटर सेंटर रहा होगा, कुछ मान लो यहाँ पे ना, ये सुनो, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा इसका, ओके? और इस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स में ये कोटिंग हो गई हमारी, और लेफ्ट वाली क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये भी किसी स्फीयर से कट किया गया होगा, है ना? तो दैट मीन्स कि आपको तो डॉटेड लाइन जो बना रहा हूँ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका सेंटर सी, है ना? तो आपको बस ये डॉटेड लाइन बनाओ और बाकी ऐसे कर लो जल्दी। और ये चीज़ें आपको ना फ्री हैंड बनानी है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप अभी क्या लेंगे, कंपास लेंगे, फिर उसको हाफ सर्कल बनाएंगे, तो बहुत टाइम चला जाएगा, आर्क बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ एग्जाम में भी आपको हाथ से करने पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा टफ भी नहीं है, सिंपल है, किया आपने? डन। अब सेकंड क्या है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर से किसी भी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, उसकी साइज का पता लगता है। साइज बोले तो जैसे कि इसकी बात करते हैं, हमने कट किया है ना, मान लो एक पॉइंट ए ये है और बी ये है, ठीक है? तो जो इफेक्टिव डायमीटर बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन दोनों को मिलाने पे? जो पोर्शन हमने कट किया, जो इफेक्टिव डायमीटर बनेगा वही इसका साइज साइज डिसाइड करेगा। साइज का मतलब साइज क्या है, जैसे कि अगर स्फीयर को बोलूं, तो स्फीयर का साइज कौन डिसाइड करता है, उसका डायमीटर करता है कि नहीं करता है? तो ऐसे ही ए बी जो क्या है, इसका अपर्चर है, समझ में आ रहा है? कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर ए बी चाहे इसका अपर्चर होता है, ठीक है ना? तो इसमें ए बी करके लिख लो, जिस डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, ये अपर्चर है आपका, ठीक है ना? तो दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है? तो बेसिकली क्या करता है, आपको अब आप लोग को लिखना है, आगे निकल गए क्या हम लोग? अच्छा, लिख लो अपर्चर क्या होता है। सेकंड, एन अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर गिव्स द साइज ऑफ द मिरर, डिफाइन करता है, बताता है साइज, है ना? अगर अपर्चर नहीं रहेगा तो कोई कितना भी बड़ा बना लेगा। डन। अब तीसरा आता है पोल। पोल को कैपिटल पी से दिखाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से शो करेंगे हम लोग, ठीक है? ये क्या होता है, जो भी हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कट किया था, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा सरफेस के ऊपर, बाहर नहीं, सरफेस के ऊपर, जस्ट लाइक हमने, हाँ, तो ये था हमारा, हमने इतना पोर्शन कट किया है ना, तो इस भी सरफेस है, तो ये सरफेस है याला, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, या कह लो कि बीच वाला पॉइंट होगा, है ना? ऐसे ही इसमें भी जो कट किया, कहीं पे भी जो भी सरफेस का बीच वाला पॉइंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे।
ठीक है, क्लियर है। तो उसी डायग्राम में बीच में पी करके डॉट लगा के अच्छे से समझ में आए, पी फॉर पोल होता है। तो मिडिल पॉइंट एट द सरफेस ऑफ एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। कर लिया ये, तो उसको लिख लो फटाफट। इस सेंटर पे होता है, ठीक है। तो थर्ड दैट इज अ पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जनरली बीच में ही होता है। आपने स्फेरिकल मिरर किसी ने देखा है आज तक? देखा होगा, स्कूल में नहीं। आ जाओ, आ जाइए। जो व्हीकल होता है, बाइक हो गया, कार हो गया, साइड जो मिरर होता है ना पीछे की चीज देखने के लिए, वो कैसा मिरर होता है? कॉन्वेक्स टाइप का होता है। कैसा कॉन्वेक्स होता है, बात करेंगे आगे। जो आप चम्मच स्पून देखते हो सामने वाला सरफेस, वो कैसा होता है? कॉनकेव साइड का। कभी उसको ना घर जाना आप लोग, एक स्पून पकड़ना जहां से खाना खाते हो ना, या इंटरनल सरफेस, तो आगे ऐसे सामने रखना, आपका फेस दिखाई देगा। स्टील का लेना है, ठीक है, बेसिकली स्टील का। तो आप देखें कभी आपका इमेज कैसे दिखाई देती है, उल्टी सीधी कैसे दिखाई देती है, आगे पीछे करने में बताना मेरे को। ठीक है, हो गया, डन। थर्ड क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो अभी तक हम कितनी चीजों की बात कर चुके हैं? कितनी चीजों के बाद, एक तो हमने ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया है स्फेरिकल मिरर, ये यहाँ पे इसका क्या होता है? पोल, है ना, ये पोल होता है। उसके अलावा पोल डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही लाइन पे होते हैं बेसिकली, और जिस, ठीक, तो अब आपको ध्यान आ रहा है ये सर्कल से कट, स्क्वायर से कट हुआ है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या है? ये रेडियस जिस सरफेस से कट किया था ना, तो उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आर है, रेडियस कर्वेचर, और एक इमेजनरी लाइन होती है। कैसी इमेजिनरी लाइन है? जो पास होती है, सी दैट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, पोल से होते हुए पास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल एक लाइन में होती है, और वो लाइन जो होती है दोनों तरफ अगर उसको और एक्सटेंड किया जाए तो वो क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है। हम बनाते हैं इमेजिनरी लाइन, जस्ट लाइक कि नॉर्मल, याद है ना आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में नॉर्मल कैसी थी? इमेजिनरी लाइन थी ना। ऐसे ये भी दोनों तरफ, एक खास बात क्या है इसकी, अपने अकॉर्डिंग जितनी जरूरत हो उसको इनफाइनाइट तक आप बढ़ा सकते हो, चाहे लेफ्ट में ले लो चाहे राइट में ले लो, इनफाइनाइट दूरी तक आप बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो उसको। तो ये इमेजिनरी होती है बेसिकली, बट इसका यूज होता है। डन। तो कर, लिख लिया आपने? करो जल्दी से फास्ट। आपको बहुत बनाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा नॉर्म। ये जो क्या कहते हैं, मिरर है ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव, लगातार आपको करना पड़ेगा, हैबिट भी हो जाएगी, फिर आपसे जल्दी बन जाए। उसको अलग से करो, उसी में मत करो अब। डन। अलग से बना लो, इतनी आलस क्यों कर रहे हो भाई? इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक। तो इसका लिख लो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है किससे? पोल से, और सेंटर वो कर्वेचर से पास होते हुई जाती है, हमने देखा ना। कहाँ से? पोल से और सेंटर कर्वेचर से पास हो रही है ना। बोलिए, बोलिए, बोलिए। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या उतनी दूर से? हाँ, आप कौन सी क्लास में हो? शायद किसी और क्लास में बैठे। नहीं नहीं, 7 नहीं।
ये आपने बताया था 9th क्यों, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, उसके नीचे वाले फर्स्ट स्मोक, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, इसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे है। तो कौन सा बैच है, फर्स्ट? हाँ नहीं देखो, एक्चुअली क्या है कि इसके नीचे वाले पे नहीं चलती, जाकर वहाँ पता कर लो फर्स्ट, है ना। डन। अब बात देखो नेक्स्ट क्या है, फोकस। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर चल गया, और ये जो आपका पोल हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पी के बीचों बीच होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है ना। क्लियर है सबको? a point on the principal axis of the mirror at the middle of pole and center of curvature, that means that is a, जैसे ये बात करें, यहाँ डायग्राम आप देख सकते हो, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, और इन दोनों के बीचों बीच क्या होता है, फोकस होता है, या फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और उसको कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ से इस पॉइंट को दिखाते हैं, फोकस को। सी क्या है, कैपिटल सी। बी क्या है, पोल हो गया। अब देखिए, हम एक और चीज ध्यान रखिएगा, आज के बाद आप लाइट में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, कोई भी मेजरमेंट करेंगे, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट इसको रखेंगे, पोल को, पोल से करेंगे, समझ में आ रहा है। जस्ट लाइक कि अभी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है तो पोल से ही नापेंगे इसको, ठीक है ना। पीछे खड़ा, कहीं से भी खड़ा है तो पोल से ही उसको मेजर करेंगे, क्लियर है। तो फोकस क्या होता है, इसको लिख लो फर्स्ट, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच में बोला करो आप लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, और कैपिटल एफ से दिखाएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी लिख लेना, रेडियस कर्वेचर क्या होता है, उस स्फीयर का रेडियस जिससे आपने मिरर को कट किया गया है ना, और कैपिटल आर से दिखाते हैं। पोल है किसके बारे में, हाँ हाँ, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, है ना। जब पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम थिंग। कोई डाउट है आपको, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या वहां पे, आप आगे आ जाओ ना, कहीं यहाँ आ जाओ पास में, किसी को नहीं दिखाई दे रहा, एक दो जगह यहाँ पे है, आगे आ जाओ। डन, सब लोग कर रहे हो ना, ये भूल जाओगे, हो सकता है आपको एक बार में समझ में आ रहा हो, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, आप उसको प्रॉपर तरीके से नोट नहीं करोगे तो। वन टाइम एफर्ट है आपका, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से नोट बना लिया आपने, तो फिर आपको बस बाद में दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए आगे, रेडियस कर्वेचर लिख लिया, और क्या होता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जिस स्प्रेड से हमने कट किया है, जैसे कि कोई भी मतलब कोई पोर्शन, तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके जो पोल कह लो, है ना, उसकी दूरी है, रेडियस कर्वेचर कहते हैं, है ना। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इन सब चीजों में, कोई डाउट हो तो बता दो। लास्ट, लास्ट क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे कोई भी मिरर है, फोकल लेंथ क्या होता है, कोई सोच के बताओ। हाँ बिल्कुल सही बोला, तो नाम से ही हो रहा है कि फोकस की लेंथ, है ना, फोकस पॉइंट की लेंथ। और लेंथ कहाँ से मेजर करेंगे, कहीं से हो सकता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कर सकते हो आप, पोल से भी, जैसे मैं, कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है, किसको डाउट हो रहा है क्या, कैसे देखेंगे हम लोग कॉनकेव। हाँ तो सामने अगर आपका जो भी है तो ये क्या, बस एक याद रखो, दूसरा दो ही होते हैं, दूसरा अपोजिट वाला होगा। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, बस कॉनकेव मिरर है बस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ कोटिंग है। तो इसका पोल कहाँ होता है, तो लगभग सरफेस से बीचों बीच पोल हो गया, और इसी लाइन को आगे बढ़ाओगे तो एक जगह कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और उसके बीचों बीच फोकस होगा। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस की लेंथ। और मैंने बताया कोई भी मेजरमेंट करना हो, कोई भी चीज करना हो, कहाँ से करेंगे हम लोग, पोल से,
करने को देखो यहाँ से भी कर सकते थे हम लोग, है ना, यहाँ से भी, बट हम लोग कहाँ से करेंगे बेसिकली, सारे मेजरमेंट हम पोल से करेंगे। दैट इज ये आपका फोकल लेंथ हो गया। और देखिए जो पॉइंट है हम लोग सारे कैपिटल में शो कर रहे हैं, है ना, और जो फोकल लेंथ होगा वो स्मॉल एफ से करेंगे। ये क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो दैट इज अ लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर है। और ये क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पोल तक, सेंटर कर्वेचर से पोल तक क्या होता है, रेडियस कर्वेचर होता है। किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि, है ना। अब यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल, मैंने बताया ना, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दिस दिस। तो रेडियस बराबर रेडियस कर्वेचर इक्वल्स टू टू, क्या हो जाएगा रिलेशन, फोकल लेंथ में और रेडियस कर्वेचर में क्या लेंथ रिलेशन हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अब देखो इसको भी f मानेंगे, f ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है ना, मतलब ये एंड मिलके तभी होते हैं। अब कुछ कोई कहेंगे सर ये आपने f शो कर दिया है ना, ये वाला f आपने कहा था, तो मेजरमेंट तो सी से पी से करते हैं, पोल से करते हैं, बट हमने लेंथ शो की है। अगर सिर्फ मेजरमेंट की बात करेंगे तो कहाँ से, पोल से ही करेंगे, है ना। तो रेडियस कर्वेचर हमेशा 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से करते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, फटाफट इसको कर लो, रिलेशन याद रखना। तो कर लो, किसी लोगों नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ भूल जाओगे बेटा। अभी समझ में आया है तो बस, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा लिखवा रहा हूँ क्या मैं, तो कर लो उसको। कम शब्दों में मैंने कम शब्दों में लाने की कोशिश की है, तो बस फिगर बना लो प्रॉपर तरीके से समझ के। अब सब लोग मुझे जरा ना एक बार ना, आप सब लोग ना, मैंने तो आपको कॉनकेव का बताया, अब मुझे सब लोग कॉपी पे कॉन्वेक्स मिरर है ना, है? ये सुनो, तो इसका डायग्राम बना के मुझे पोल दिखाओ कहाँ पे होता है उसका, फोकस पॉइंट कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, रेडियस कर्वेचर शो करो, फोकल लेंथ शो करो, एक बार करो। आप खुद से करो ना, अलग से फ्रेश बना के दिखाओ मेरे को, कॉन्वेक्स मिरर का क्या, पोल दिखाओ कहाँ होगा कॉन्वेक्स केस में, पोल, सेंटर कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर, फोकल लेंथ, और वहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देना आप लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। डॉट ए का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब आप जब भी डायग्राम बनाएंगे, है ना, तो ये चीज़ आपको बाय डिफॉल्ट मेंशन करनी है इस पे, समझ में आ रहा है। कोई भी मिरर बनाओ, पोल कहाँ है, रेडियस कर्वेचर ना भी दिखाओ, बट पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर, ये तो मस्ट है। फिर अकॉर्डिंग टू आपको फोकल लेंथ बतानी है, रेडियस कर्वेचर, ये सबका होगा ऐसा इसमें। हो गया आपका, दिखाओ। हम्म, किससे किससे नहीं हो पा रहा बताओ, आपसे नहीं हो पा रहा है। हाँ एक मिनट, कॉन्वेक्स बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, ओके चलो आपको डाउट हो रहा है ना, चलो बता देते हैं, चले आगे।
एक लास्ट काम करो आप लोग, जरा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये जो डेफिनेशन है ना फोकल लेंथ, एक बार लिख लो आप, मैं बताता हूँ। लिख लिया सबने? देख लो फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है। तो कितनी टर्म हो गई आपको याद रखना है? एक तो 1, 2 हो गई, 3, 4 एंड 5, 6, 7। ठीक, हो सकता है एक दो टर्म आपके बुक में मेंशन ना हो। ये चार सात की सात चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कहाँ पे होता है मिरर के अंदर। चले आगे। तो बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है इसमें, दिक्कत आ रही है कि कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स कैसा होता है? चलो मैं दोनों में एक बार फिर से डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको। कॉनकेव मिरर, एम से मिरर है। तो इसमें क्या होता है, आप सिंपल सी बात है, आप स्फीयर के अंदर खड़े हो जाओ, है ना, स्फीयर के अंदर खड़े हो, तो जब इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी तो कैसा बनेगा? कॉनकेव बनेगा। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। और जब आप कहाँ खड़े हो? अंदर खड़े हो, ठीक है। अभी क्या है, आप स्फीयर के अंदर खड़े हो, जब अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो कैसा बनेगा? एक ही चीज याद रखो ना आप, स्फीयर के अंदर खड़े हो जाओ तो रिफ्लेक्ट, आपकी इमेज दिखने लग गई, दैट मीन्स कि अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करी, सिंपल सा ऐसा याद कर लो, है ना। तो वो कैसा होगा? कॉनकेव होगा, सिंपल सी बात है। तो बाहर कोटिंग रही होगी ना उसके, है ना, ये देख लो कोटिंग रही होगी। अब ये अभी देखो, ये इस पर बना के देखा करो, मैंने ऐसे कर दिया है। अंदर खड़े हो, रिफ्लेक्ट करेगा अंदर वाला नहीं ना, तो बाहर वाली सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग है, और यहाँ इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब अब कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि जैसे इसमें हमने पोल, ये सारी चीजें मेंशन की थी, पोल यहाँ पे होता है। फिर अब इमेजिनरी सर्कल बना के देखा करो, ठीक है, इमेजिनरी बनाने की जरूरत नहीं है। फिर इसी के अंदर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस हो जाएगा, है ना, बीचों बीच। अब ये वाला जो है क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स भी तो किसी स्फीयर से बना होगा, ये सुनो। तो इसका अंदर ही होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं होगा, और सरफेस पोल हो जाएगा, और दोनों के बीच में फोकस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ध्यान देना इस पे, कर लो इसको। अच्छा एक बात बताओ, दोनों केस में देखो, ये जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी सरफेस में नहीं आ रहा है ना, है ना। तो ये ध्यान देखना कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सरफेस में नहीं होता है। कौन सा एक पॉइंट होता है जो सरफेस में होता है? पोल होता है, बाकी बाकी कोई अंदर होता है और कोई बाहर होता है ना। ठीक, इसको अभी किसी को डाउट नहीं आ रहा ना कैसे हम लोग दिखाएंगे, शो करेंगे? तो एक दो बार खुद से देखोगे, खुद से बनाओगे कौन सा होता है, तो आपको आएगा। क्लियर है? और कोई डाउट तो नहीं किसी को? देख लो फिर से। पोल क्या होता है? जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर होता है। क्या होता है? जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने कट की है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, उसका क्या होता है? सेंटर होता है, या कह लो मिडिल पॉइंट होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डेट इज सी। क्या होता है? जिस सर्कल से हमने कट किया है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, उसका क्या होता है? सेंटर होता है ना। ऐसे उसमें भी सेम चीज हो गई। और फोकस क्या होता है? इन दोनों के बीच, बीचों बीच एक पॉइंट होता है। और तीसरी क्या एक चीज है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से होते हुए जाती है, कह लो फोकस से भी होते हुए जाती है ना। किसी दो पॉइंट से कर दोगे तो एक लाइन बन जाएगी, दैट इज ए इमेजिनरी लाइन होती है। ओके। इसके अलावा मैंने क्या कहा? सारे मेजरमेंट हम किससे करेंगे? पोल से करेंगे। तो जैसे कि फोकस की अगर लेंथ को मेजर करना हो तो पोल से करेंगे, जो कि होता है स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, राइट। ऐसे ही रेडियस कर्वेचर जो होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी होती है, राइट। क्लियर है? इसमें भी देख लो आप क्या है। तो ऐसे लेके जाएंगे,
ये फोकल लेंथ हो जाएगा और रेडियस कर्वेचर ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर। क्लियर है ना? ओके। अच्छा, आप लोगों ने सर्कल पढ़ा एक चीज, सर्कल, सर्कल में आप टेंजेंट समझते हो क्या होता है? टेंजेंट, टेंजेंट नॉर्मल समझते हो? नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल आता है सबको? पक्का? अगर नहीं आता तो सीख लेना, इसको करना है, नोट करना है कि आगे चले। देखो सर्कल के अंदर क्या होता है, एक चीज होती है टेंजेंट एंड, शायद क्लास 10th में या पढ़ोगे आप लोग, बट मुझे बस आपको बस इतना बताना है, एक आइडिया देना है। नॉर्मल, इसको आइडिया है टेंजेंट सर्कल के ये सर्कल आपका, ये विजिबल है ना आपको कलर, ये दूसरा कलर लूँ मैं? ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट से टच करते हुआ कोई लाइन जाए, है ना? किसी एक पॉइंट से, कहीं भी हो सकता है ना, टच करती हुई, है ना? टच करी, मैं कर नहीं पाया, बट आप मेक श्योर कि ये टच कर रही है किसी एक पॉइंट पे, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे। किसी पॉइंट पे, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ऑन सर्कल, और किसी एक पॉइंट पे ही करता है। ठीक, अब जो इसकी रेडियस से, रेडियस से ये क्या है, सेंटर, सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस होती है ना, उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मान लो ए पॉइंट पे टच किया था इसने, करेंगे तो जो टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं, ये क्या है, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल किसके ऊपर होता है? टेंजेंट के ऊपर, तो नॉर्मल है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, जो लाइन है, 90 डिग्री होता है, तो इसी को हम नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, और दोनों के बीच में दिखा नहीं पाया भले ही। हमेशा याद रखना, सर्कल के अंदर जो आपका रेडियस जो लाइन शो करती है और जो टेंजेंट है, दोनों पे 90 डिग्री एंगल होता है दोनों के बीच में। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा। चलो हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, वो तो अलग होती है, वो आप कह रहे हो ना, ये कोड होता है और सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 पे करता है, ये होगा ना, लेकिन ये चीज़ थोड़ी अलग है। बस आपको, मैं देखो, मुझे मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसका यूज आएगा। जैसे आपको याद है नॉर्मल, नॉर्मल जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बात कर रहे थे, नॉर्मल मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, दैट इज अ नॉर्मल होती है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? याद है सबको? तो ऐसे ही केस कहीं आपको आएगा, मतलब इसका कॉन्सेप्चुअल यूज है। बस आपको इतना याद रखना है कि सर्कल के अंदर टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, समझ में आ रहा है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, इसको चाहे लिख लो चाहे आप याद कर लो, लिख लो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज अ 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। भले ही मैं शो नहीं कर पाया इस पे। टेंजेंट, एक टेंजेंट सर्कल सिर्फ एक पॉइंट से होकर जा सकता है। ठीक है, क्लास 10th में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में, कर लो इस पर फटाफट। डन। तो अभी तक हमने सीखा कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसे हमने इसको ऑब्टेन किया, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये चीज़ देखिए, सबको क्लियर है सारी चीज़ें जो जो मैं बोल रहा हूँ? उसके बाद थोड़ा मैंने बताया कि टेंजेंट और नॉर्मल का क्या सीन होता है। तो बेसिकली क्या है कि सर्कुलर, सर्कल के अंदर वाली बात होती है, इसका यूज़ होगा आगे। आगे चले, अब हम बात करेंगे। अब ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि मैंने जो पहली बात बोली क्या है कि सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से, ये बताया। दूसरी क्या बात लिखी है, ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट पोल। जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इमेजिन करिए आप, चाहे डायग्राम में देखते रहिए, जो आपने कोई भी डायग्राम बनाया हो, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल पे क्या होता है? नॉर्मल हो, दैट मीन्स की नॉर्मल का मतलब मैंने क्या बताया? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल दो सरफेस के बीच में। तो ये क्या बोल रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, कोई भी मिरर ले लो आप, ठीक है, ये हो गया पोल, और इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मान लो, और इसी, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ, इन दोनों से पास होता हुआ इमेजिनरी लाइन जो जाती है, हमारा क्या होता है?
प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, ये सुनो क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इस मिरर पे, ये कोई भी मिरर है वैसे तो कॉनकेव है, तो नॉर्मल एक्सिस पोल पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्यों बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यही लिखा हुआ है। ये बात तो समझ में आ रही है, जो स्टेटमेंट लिखी है समझ में आ रहा नहीं है क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये क्या है, एक तरह समझ लो सर्कल है कि नहीं, सर्कुलर पाथ में, यस और नो। और प्रिंसिपल एक्सिस सी से भी पास होता है, पी से पास होता है, तो सी और पी क्या है, एक तरह से देखो ना रेडियस कर्वेचर है कि नहीं है, एक तरह से रेडियस है कि नहीं, भले आगे बढ़ा दिया रेडियस की लाइन पे तो है। और मैंने बताया था कि जो टेंजेंट बनता है किसी एक पॉइंट पे बनता है, तो पी पॉइंट से अगर टेंजेंट लेके जाओगे तो वो टेंजेंट बनेगा। दैट मीन्स कि पी पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसलिए क्या है कि ये नॉर्मल है। अब ध्यान से देखिएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई अगर रे आती है कहीं से पोल पे हिट करती है ना, पोल पे हिट करेगी, दैट मीन्स कि क्या है ये, अगर मान लो ये 30 डिग्री पे आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, 30 डिग्री पे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, तो कैसे जाएगी, 30 पे जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, है ना। तो जो आपका 30 डिग्री, क्योंकि जो जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस अब काम करेगा नॉर्मल की तरह काम करेगा। जो हमारा, अगर मान लो ये, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा प्लेन मिरर होता और ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है कि नहीं होता है, जो कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसका कंपैरिजन में, है ना। तो ये नॉर्मल होता, अगर 30 पे आता 30 पे जाता कि नहीं जाता, क्योंकि एक एक रे एक पॉइंट पे तो हिट करेगी, और वो पॉइंट क्या है, पोल है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो समझ में आ रहा है? तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, अगर कोई रे पोल पे आ रही है, हिट कर रही है, तो जितने एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है, देखो जितने एंगल पर आ रही है उतने एंगल से जाएगी भी रिफ्लेक्ट होके, है ना। तो ध्यान रखिए इस बात का। तो आपको एक चीज देखो यहाँ देखने में, और चीज देखने वाली है क्या, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, हर जगह फॉलो करता है हर मिरर के लिए। क्यों? रीजन क्या है इसका, यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि जो एक रे है एक पॉइंट पे तो हिट करेगी, और पॉइंट क्या है, एक तरह से कह लो कि पॉइंट क्या है, पॉइंट पे हिट करेगी, तो सिंपल सी बात है एक प्लेन की तरह ही काम करेगा पॉइंट ना, बहुत ज्यादा देखा जाए तो। जैसे जस्ट लाइक अगर ये इतना बड़ा है, मैं इसको इतना बड़ा कर्व्ड है, इसको छोटा करता जाऊं, 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 एक पॉइंट नहीं बन जाएगा, ये सुनो। या फिर कह लो कि स्ट्रेट एक प्लेन मिरर की तरह काम नहीं करेगा, है ना, एक पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पे कोई भी मिरर हो, लेकिन अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसके साथ में कोई नॉर्मल आप लोगे, तो उस पर काम करेगा करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कभी कोई पूछेगा आपसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि चलो ठीक है प्लेन मिरर के लिए तो काम करता है, तो क्या स्फेरिकल मिरर के लिए काम करेगा? करेगा, बट कहाँ करेगा, जहाँ पे उसको या तो पोल पर काम करेगा, या फिर कहीं उसको 90 डिग्री का एंगल मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कहीं पे आपको नॉर्मल मिलना चाहिए उसके रिस्पेक्टिव में। ओके, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसको कर लो या समझ लो, समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट ये था, आगे चले। अब देखो जो इमेज फॉर्म होती है, कुछ रूल्स होते हैं, अभी हम इमेज की बात करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी किसी प्लेन मिरर से कितनी इमेज रेज होनी चाहिए मिनिमम, और क्या होनी चाहिए, दोनों रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आईज में या कह लो कि मीट होनी चाहिए, दैट मीन्स या अपीयर्स टू मीट होनी चाहिए, तभी बनेगा। तो ऐसे ही प्लेन के अलावा जो हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर में, इसमें भी ऐसा ही होगा, या तो रिफ्लेक्शन के बाद मीट होंगी रियल में, या अपीयर्स टू मीट होंगी, दो मिनिमम रेज। अब अब स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म होने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ उस रूल को ज़्यादा सोच रही है, वो ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट हजारों लाखों बार करके देखा गया है, वेरीफाई किया गया है, तभी ये रूल दिया गया है, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहेगा, अगर हम बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा वाला ना, ऐसा वाला ना, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो पहले हम एक देखो, हम एक रे के लिए हम लॉ समझ लेंगे, वो सारे रेस पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये सुनो। तो पहला क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपका पोल है, ये आपका पोल हो गया,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो इंस्टेंट रेज है, मतलब जो रेज आएंगी अगर वो आती हैं किसके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा कौन सा है, ये होगा, ये सुनो पहले समझिएगा, कर लेंगे आप। प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है, अगर कोई रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दैट मीन्स कि ऐसे आ रही है, ये सुनो सिंपल। कॉनकेव मिरर में अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब हिट करने के बाद, वो जहां से गुजरती है, राइट, जैसे एक रे, ये तो एक रे हो गई, ये दूसरी ले रहा हूं मैं, हिट करने के बाद पैरेलल आ रही कि नहीं आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। हिट करने के बाद किस पॉइंट से गुजरती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, उस, तो वही क्या है आपका फोकस भी है। दैट मीन्स कि कभी भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है ना। इसको लिख लो और इसको लिख लो और ये डायग्राम बना लो, हमेशा ऐसा होगा। और क्या कर रही है लाइट को, लाइट आ रही है, इसको कन्वर्स भी कर रही है, देखिएगा। एक कन्वर्स करने का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट पे लाना सबको, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कन्वर्स भी कर रही है ना, ये कन्वर्स कर रही है। इसकी बात करेंगे हम, बस थोड़ा सा आइडिया ले लो। तो इंसिडेंट रेस पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्टेड रेस कैसे जाएंगी, पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होकर जाएंगी। तो लिख लो, फर्स्ट रूल है। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, बस आपको ध्यान रखना है ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। और आप लोगों को एरो पर बहुत ध्यान देना है, एरो क्या दिखा रहा है, इधर जा रही है रे, एरो क्या दिखा रहा है, इधर जा रही है रे। तो ऐसा मत सिर्फ लाइन बना के मत छोड़ देना, उस पे एरो, दैट मीन्स कि उस रे की डायरेक्शन शो करता है एरो। आपने कर लिया, लिखा क्यों नहीं भाई साहब, ये लिखा है आपने, क्यों? हेडिंग बनाया, हेडिंग नहीं बनाया आपने क्या, रूल्स टू फॉर्म द इमेज, बहुत लाइट दिखाई दे रहा है आपका। तो ये पहला रूल है, ठीक है। वैसे बेसिकली 3 रूल काफी होते हैं, चौथा रूल आप समझ जाओ क्या होता है। डन, सबने लिख लिया, देखो समझने से ठीक है, समझ में आ गया, बट लिखना भी जरूरी है। डन, देखो फर्स्ट था क्या था, पैरेलल टू, पैरेलल आया, गया कैसा, फोकस से। अब हम क्या करेंगे, फोकस से लेके आएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है फोकस से आए फिर कहाँ जाएगा हिट करने के बाद। दूसरा क्या कहता है कि अगर अगर कोई रेज आती है जो कि पास होते हुए आती है किससे, फोकस से हमारे, ये पोल हो गया हमारा, सेंटर कर्वेचर, ये हमारा फोकस हो गया मान लीजिए। तो कोई रे आ रही है किससे, पास होते हुए, फोकस से आ रही है, हिट करने के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है हमारा, ये है पी डॉट, लिख रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस है, तो किसके जा रही है, पैरेलल, क्लियर है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, हिट करने के बाद फोकस से जाएगी, तो फोकस से आ रही है, तो हिट करने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। डन, नोट में क्या था, अच्छा चलो बता देता हूँ, फ्रॉम द पोल, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल जो एक्सिस होती है हमेशा परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द मिरर होती है एट अ पोल, है ना, अभी लिख लेना। डन, किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो खड़े होकर आराम से पूछ सकता हूँ, पूरा बताऊंगा उसको, ठीक है। नहीं आया हो कोई बात नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ में कंफ्यूज रहे तो आगे इमेज फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत होने वाली है। किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर कर्वेचर क्या होता है, या जो रूल्स मैंने बात की, नॉर्मल टेंजेंट समझ में नहीं आया, अच्छा डन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग बताओगे जो मैंने अभी तक आपको जानकारी दी उसके बेसिस पे, थोड़ा दिमाग लगा के बोलना है आपको, ऐसे नहीं बोल देना है। ये क्या है आपका, मिरर है, ये पोल है, ये आपका सेंटर कर्वेचर है, ये फोकस है। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर कोई रेज आती है किससे, सेंटर कर्वेचर होके आती है ऐसे, है ना, इससे पास होके आ रही है, हिट करके कहाँ जाएगी,
क्यों क्यों क्यों? हाँ वेरी गुड। क्या कर रही है भाई, देखिए ध्यान से। ये अभी मैंने टेंजेंट नॉर्मल की बात बताई थी आपको। ये सेंटर था। अगर इसकी मैंने रेडियस तो ये बताई थी ना, और उसके ऊपर जो टेंजेंट को कट करता हुआ यहाँ दोनों में 90 डिग्री एंगल होगा ना, तो रेडियस तो ये भी है, यस और नो। और यही तो मिरर है आपका। तो अगर यहाँ पे कहीं हिट होगी, सिंपल सी बात है, कोई टेंजेंट आएगा नॉर्मल बनाएगी ना इसके साथ में, यस और नो। दैट मीन्स कि ये एक तरह से रेडियस है, और रेडियस और किसी पॉइंट के बीच में जो पॉइंट होगा जहाँ हिट करेगी, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, यस और नो। तो इसलिए वापस हो जाती है। तो कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर जब इसके थ्रू जाती है हिट करती है, तो एक तरह से नॉर्मल की तरह काम करती है। नॉर्मल का मतलब है क्या है कि नॉर्मल है, और हमें पता है प्लेन मिरर में हमने शायद ये पॉइंट मिस कर दिया था। ये क्या है आपका नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर कोई रेज आती है, ध्यान दीजिएगा, कोई रेज आती है नॉर्मल के एकदम अलोंग, ऐसे हिट करने के बाद कहाँ जाएगी? पक, हाँ तो वापस चली जाएगी। अगर मैं पूछूं दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, बताइए। क्या? 90 नहीं बाबा, 0 क्यों? देखिए, ये नॉर्मल है, ठीक है। और सिंपल सी बात, मैं ही करता हूँ ना काम। रेज ऐसे आ रही है, मान लो 30 डिग्री है, ठीक है। कम करूंगा 15 डिग्री, कम करूंगा 10 डिग्री, कम करूंगा, सारे एंगल यहीं से मेजर करते हैं ना, ये सुन नो। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे आएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात फील हो रही है सबको? 90 नहीं बोल रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, एक टेंजेंट कंसिडर करोगे तो नॉर्मल पे, एक तरह से नॉर्मल पे ही आ रही है, फिर नॉर्मल पे वापस चली जाएगी। दैट मीन्स कि वापस चली जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है? तो थर्ड वाला रूल है, पहले इसको थर्ड वाले रूल पे ये करना है आपको, ठीक है। ओके, इसको लिखो, तब तक मैं बना भी देता हूँ आपके लिए। लॉजिकली चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ये पहला रूल कॉनकेव के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे बेसिकली। अभी किसी को डाउट तो नहीं है ना? रूल में, और फिर जो क्यों ऐसा हो रहा है, डाउट तो नहीं है ना किसी को? किसी को बता भी पाओगे ना, अगर सेंटर कर्वेचर से आ रहा है, क्यों ऐसा रीजन है, रिट्रेस क्यों कर रहा है खुद को? तो पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रिफ्लेक्ट होगी क्या? रिट्रेस ऑन पाथ और पास थ्रू, दैट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड डन। लास्ट पॉइंट करें, लास्ट रूल। तो कई बार आप जो हम इमेज बनाएंगे ना, हो सकता है आपके एनसीईआरटी बुक में हो सकता है थोड़ा अलग अलग रेज वो निकाले, ठीक है। तो हम सारे तरीके सीख चुके हैं, तो हम कैसे भी इमेज बना लेंगे, दो रे कहीं से भी पास करवा के, ठीक है। तो कल को अगर आपको कोई डाउट आता है कि हमारी बुक में सर रे कहीं और से लेके गए हैं और फिर इमेज बन गई, आपने कहीं और से लेके गए किसी और पोजीशन से तभी बन गई, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक ही तरीका नहीं इमेज बनने का। किसी का स्टार्ट हुआ इमेज फॉर्मेशन? नहीं ना। लास्ट रूल चले। लास्ट रूल वही था, क्या मैंने क्या, देखो पढ़ो क्या है। अगर कोई इंसिडेंट क्या है, अब आप उसको देखो, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कंसाइज में, ताकि आप जल्दी लिख कर पाए, लेकिन जब एग्जाम में लिखना होगा पूछेंगे तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, राइट। तो इंसिडेंट रे फॉल होती है पोल पे, क्या मैंने बताया भी था। कभी इंसिडेंट रे पोल पे फॉल हो रही है तो क्या मतलब है? ये पोल है, या आपका सेंटर कर्वेचर, या फोकस मान लेते हैं फोकस है, और यही तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है? अगर क्या कह रहा है कि कोई रे फॉल होती है किस पे, पोल पे फॉल हो रही है, दैट मीन्स कुछ ऐसा आ रही होगी, यस और नो। ये तो कह रहा है। तो सिंपल से कोई एंगल होगा, मान लेते हैं थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा? क्योंकि पोल पोल और प्रिंसिपल एक्सिस
क्या बोला गया था, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर होता है किसके, हमारे मतलब जिस पॉइंट पे पोल पे है ना, पोल वाले पॉइंट पे, अगर कोई पोल वाले पॉइंट पे होता है ना प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है, नॉर्मल होता है कि नहीं होता है, ये बात की हमने। तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल की तरह काम करेगा तो अल्टीमेटली कैसा रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा होगा, जो कि थीटा आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज अ दिस। इसमें किसी को डाउट है, आपत्ति है? हाँ बोलिए। नो 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 नो, हाँ ये, हाँ लॉ अप्लाई हो सकता है, हर एक पॉइंट पे अप्लाई होगा, बस आपको नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ यही नहीं अप्लाई होता है, एवरीवेयर। पहले ये आ गया समझ में? आप यहाँ पे भी करोगे, कोई गिराओगे, बस यहाँ पे आपको नॉर्मल पता होना चाहिए और टेंजेंट पता होना चाहिए, ठीक है? तो हर एक पॉइंट पे अप्लाई होगा, हर एक जगह अप्लाई होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बोला क्या, हर एक पॉइंट पे अप्लाई होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कशन कर रहा हूँ। एक तो हमने जब सी से पास किया, और एक जो फोकस पोल पे गिरी, तो उसको स्पेशल केस ले रहे हैं, मतलब आपको बस बता दे रहा हूँ ऐसा होता है। बाकी हर एक पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा करेगा, राइट? ये बात क्लियर सबको? इसको कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बार कर लो, कर लिया इसको, मैं दिखा देता हूँ आपको मैं। अच्छा ये कह रहा हूँ, देखो जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, पोल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहने का मतलब है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रेडियस कर्वेचर से तो होकर आ रहा है, ये सुनो, एक तरह से रेडियस वाला ही तो पार्ट है वो। तो सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट पे वो, अगर आपका रेडियस कर्वेचर किसी पॉइंट पे फॉलो कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, नॉर्मली तो बनेगा ना हमेशा, ये सुनो, नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो नॉर्मल की तरह तो काम करेगा, तो फिर इस पॉइंट पे अगर कोई भी, इस पॉइंट पे अगर ये नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये भी सेम हो जाएगा ना। क्वेश्चन, डाउट क्लियर हुआ? डन? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखो मैंने रिलेट किया है लॉ को उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी एक चीज और पूछ रहे थे, हटा दूं? डन? जैसे कोई कह रहे, देखो किसी भी पॉइंट पे आप ना गिरा लो, ये है, आप आप मान लो कि यहाँ लेके आए, पोल ये है, ठीक है, पोल तो यहाँ मान लो, तो रे लेके आए, तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा नॉर्मल कहाँ है ना। नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, या तो आप यहाँ पे टेंजेंट बना के तब नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हो इस पॉइंट पे। तो अगर आपको नॉर्मल कहीं मिल गया, फॉर एग्जांपल कहीं भी मिल गया, तो उसका नॉर्मल लगभग कुछ ऐसा होगा मुझे लगता है, ठीक है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री से। तो फिर इसको फॉलो करेगा, समझ में आ रहा है? ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, समझ में आ रहा है? थीटा आई थीटा आर हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो कहाँ कहीं पे भी हिट हो रहा है इस पॉइंट पे, उस सरफेस के, उस सरफेस पर नॉर्मल ढूंढ लो आप, है ना, नॉर्मल बोलो 90 डिग्री ढूंढ लो, तो फिर फॉलो कर लो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर दो, तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है? तो बेसिकली ये था। तो अभी इसका हो चुका है। तो अभी हमने कॉन्केव के लिए रूल्स जाने हैं कि कैसी इमेज फॉर्म होगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ऑलमोस्ट कर लेंगे खत्म, है ना? बाकी कॉन्वेक्स के लिए होगा, रख दीजिए। बाकी इस क्लास को, भाई किसी को डाउट तो नहीं है, मेरे को बता दो, ये रहने देंगे, ठीक है? बाकी ये थोड़ा सा, ये इसके बारे में बताना था, एक रेफरल प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, अपने भाई बहन को, किसी को भी अगर आप रेफर करते हो यहाँ का कोर्स विद्यापीठ का, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा और आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको ये स्कैन करना है और अपना रेफरल कोड उसको देना है, अपने फ्रेंड को, इसको भी देना है, तो आप लोग को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा दोनों को ही, ठीक है? बाकी इसके अलावा अभी तक कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग आज से रिलेटेड या पिछली क्लास से रिलेटेड? क्लियर है ना? घर पे जाके नोट्स को एक बार देखना है, और बुक वगैरह में आपको लगता है थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, और कोई न्यूमेरिकल जो भी कराया है उससे रिलेटेड आप ट्राई करिए। इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करा सकूँ, बस मैं आपको टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करा दूंगा, एक टाइप का, दो टाइप का, जितने टाइप के होते सारे करा दूंगा, पर नंबर ऑफ एक टाइप पे ज़्यादा क्वेश्चन करना आपका काम है, ठीक है? ओके, थैंक यू।